Hello everyone, welcome to Shri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor आरजू कक्कड़. I hope आप सब बढ़िया हो, स्वस्थ हो, पढ़ाई अच्छी चल रही है. इसी उम्मीद के साथ आज ये सेशन शुरू करते हैं और ये सेशन डील करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से जो कि एसोसिएटेड होंगे फ्रॉम 27 ऑफ अप्रैल. तो क्या कुछ न्यूज़ में रहा है और उसके साथ आज हम 2-3 एडिटोरियल्स भी देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपके आज के द हिंदू पेपर में थे. तो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन डील्स विद बेसिकली दीज 3 एडिटोरियल्स. इसी सेशन में ही कवर करेंगे. पहले हम ये कुछ आप आर्टिकल्स कवर करोगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ रहने वाला है. देखो, पहले तो हम पढ़ेंगे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के बारे में. आप इसको जीएस पेपर 1 से लिंक कर सकते हो. मैक्सिकन जाइंट टर्टल स्पीशीज न्यूज़ में है, जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो. अभी तो आप सबको पता ही चल गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस से हमने बहुत करे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी, और मैंने मेंस के लिए भी आपको डेली ये क्वेश्चन दिया ही है. तो वो एक अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो गई है जो कॉन्टिन्यूसली ये सेशंस देख रहे हैं, तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो पता क्लिक हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझते हैं हम, राइट. तो ये सारे टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023 जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो. कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है, अभी कौन सा एडिशन होगा, ये सब कुछ बातें. फिर प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम न्यूज़ में थी और ये जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. ये स्कीम जो है एक कैसे मॉडल स्कूल्स बनाने की बात कर रही है, ये स्कीम कब लॉन्च हुई, तो ये सब कुछ. मना मधुरई पॉटरी तमिलनाडु से दे अर्नड बेसिकली दिस पॉटरी अर्नड द जीआई टैग. अभी तक में बहुत से हमने ऐसे आर्टिकल्स कवर किए हैं जहाँ पर वेरियस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है. तो मेक श्योर कि आप एक लिस्ट साथ साथ बना रहे हो, आपको एंड में बहुत हेल्प करेगा जब आपको क्विक रिवीजन करनी होगी. तो ठीक है, आज के जो एडिटोरियल्स हम देखेंगे वो हैं द थर्ड जनरेशन वेब इज़ अबाउट पब्लिक गुड. तो मैं आपको वेब 1.0, 2.0, 3.0 के बारे में बताऊंगी और वो बेसिक होगा, मतलब विद एग्जाम्पल हम कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे. यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इंडिया स्टैंड एंड द वे अहेड, इसके बारे में बात करेंगे, जहाँ पर बात हो रही है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को हमने मनी लॉन्ड्रिंग के एम्बिट के अंदर लाया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच हम ले रहे हैं, ये आर्टिकल कह रहा है. तो इससे होगा क्या, इससे फ़ायदे क्या होंगे, व्हाट इज़ इंडिया स्टैंड, दूसरी कंट्रीज़ का विद रेफरेंस टू G20 हमें क्या करना चाहिए आगे. तो दीज आर द थिंग्स जो एडिटोरियल बात करता है. बहुत से पॉइंट्स आपको मिलेंगे. जीएस पेपर 3 से आप लिंक भी कर सकते हो. द एम्बिग्यूटीज इन न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉज मेंशन है. और क्या ये आर्टिकल बात कर रहा है, तो विल हैव अ लुक ओवर इट. तो आई थिंक आपको अब एक ओवरऑल एक जिस्ट मिल गया है कि किस तरीके से वी आर गोइंग टू प्रोसीड, राइट. तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द सेशन देन सिंपली कि पहली चीज़ जो आर्टिकल है दैट इज़ रिगार्डिंग द जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी. इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू आदि शंकराचार्य. आदि शंकराचार्य जिन्होंने फ़िलॉसफी, जिनका ऑप्शनल है, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बट आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. देखिए, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी वॉज बॉर्न इन 18th century. कहाँ पर, केरला में. एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड फिलोसोफर्स इन द इंडियन हिस्ट्री, जो बात करते हैं वननेस की, जो 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 एम्फसाइज करते थे अल्टीमेट यूनिटी. मतलब सब लोग जो हैं, आप ऐसे सोचो ना कि जैसे यूनिवर्स है या कोई एक बड़ी सी चीज़ जहाँ सब वही उसी का ही अंश है, राइट. तो अल्टीमेट यूनिटी और वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस की यहाँ पर बात होती है. ही इज़ कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांता स्कूल, जो कि बात करता है ऑफ फिलोसफी विच एम्फसाइजेज ऑन दिस अल्टीमेट यूनिटी. और ये बहुत मतलब एक सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं. इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए ही हैव वर्कड अपॉन, इनके सिग्निफिकेंट वर्क्स मैं आपको बताऊंगी. और ही प्रमोटेड इक्वालिटी ऑल्सो. सो शंकराचार्य इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद रिवाइविंग हिंदुइज्म and restoring its philosophical and spiritual foundation. He was a prolific writer composing commentaries on Vedas, Upanishads and very other important texts. तो वो कुछ works यहाँ पर मैंने mention किए हुए हैं, आप ये याद ज़रूर कर लेना क्योंकि ये important है. See, the most significant work includes commentary on ब्रह्म सूत्र, भज गोविंद स्तोत्र, निर्वाणा,
एंड पराक्रम ग्रंथ। तो शंकराचार्य जी जैसे मैंने बताया एक सोशल रिफॉर्मर रहे जो जिन्होंने काम किया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में और सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करने के अंदर। अब हम बात करेंगे अगले एक स्पीशीज़ की, जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो। टर्टल दिख रहा है, मैक्सिकन जाइंट टर्टल इसका नाम है, जिसको रेड ईयर्ड स्लाइडर भी बोला जाता है। ये रेड स्पॉट आप देख सकते हो कान के पास। एंड इट वाज फाउंड, अभी रिसेंटली हमको वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर तो यहाँ पर ये जो टर्टल है ना, आउट ऑफ दी मतलब 7 टर्टल स्पीशीज फाउंड इन द वर्ल्ड, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। इसको मैक्सिकन जाइंट टर्टल भी बोलते हैं, रेड ईयर्ड स्लाइडर भी बोलते हैं। और अगर यूपीएससी ने पूछ लिया क्या ये इन्वेजिव स्पीशीज है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स 100 वर्स्ट इन्वेजिव नॉन नेटिव स्पीशीज में से एक है। इन्वेजिव स्पीशीज का कोई आता है तो दिक्कत होती है ना, कईयों को होती है, तो वहाँ ऐसा ही है। मतलब यहाँ पर भी अगर कोई बाहर से आया तो आसपास के लोगों को खतरा हो जाता है, तो बस वही है, थ्रेट टू द अदर इकोसिस्टम, द लिविंग वंस है देयर, तो इट इज़ अ इन्वेजिव स्पीशीज। साइंटिफिक नेम ध्यान में रखना, ट्रैक्मिस क्रिप्टा एलिगेंस। डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिकन जाइंट टर्टल है तो मैक्सिको के पास तो बिल्कुल साउथ ईस्टर्न एशिया, इट इज़ नेटिव टू देयर। बट हाँ, अब इंडिया में वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है। सो नाउ दे हैव फाउंड देयर वे अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया थ्रू द ट्रेड ऑफ एक्सोटिक एनिमल्स। रही बात हैबिटेट और फीचर्स की, एक्वेटिक हैबिटेट मतलब नेचुरल वाटर, ह्यूमन मेड वाटर्स, पोन्ड, रिजर्वॉयर्स, लेक्स, दे आर फाउंड देयर। फीचर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि अपर शेल है वो ऑलिव ब्राउन कलर की है एंड एक ब्राइट रेड कलर है ऑन द स्पॉट नियर इट्स ईयर्स, प्राइमरीली एक्वेटिक है एंड एवरेज लाइफ स्पैन है 20 से 30 साल। ठीक है, अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडियन एयरफोर्स के बारे में। एंड इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द 7th edition of the bilateral training exercise. The name is exercise अजय वॉरियर 2023। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो बात हो रही है ना, दैट इज रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज है ये एक बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। एक तरफ इंडियन आर्मी होगी, एक तरफ यूके की आर्मी होगी। तो मेक श्योर दैट ये रिमेंबर इंडिया और यूके के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज है। इस बार इसका 7th एडिशन है। ये एक्सरसाइज दोनों फोर्सेस के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करेगी एंड इट विल विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ द इन्फेंट्री कंपनी फ्रॉम इंडिया एंड इक्वल यूनिट स्ट्रेंथ फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी। तो यहाँ पर सोल्जर्स होंगे दोनों कंट्रीज़ के, एक दूसरे के वेपन्स, दे विल बी यूजिंग ईच अदर्स वेपन्स एंड दे विल प्रैक्टिस वॉर स्ट्रैटेजीज, प्रोसीजर्स, ये सब कुछ। एंड इवन देयर विल बी ऑल्सो नंबर ऑफ एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशंस होंगी ऑन द रेंज ऑफ टॉपिक्स, राइट। तो ये है एक्सरसाइज अजय वॉरियर इंडिया और यूके की आर्मी के बीच में, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इट इज़ बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द यूके आर्मी, राइट। सो इट इज़, बस ये ध्यान में रखना इंडियन आर्मी है, ठीक है। हाँ, अब हम जो पढ़ेंगे वो है पीएम श्री स्कीम के बारे में। अ टोटल ऑफ 6,448 schools from 28 states and UTs have been selected for upgradation under प्रधान मंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री स्कूल ना 2022 में अनाउंस किया गया था। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, जिसके अंदर क्या होता है, मतलब 14,500 स्कूल्स, मोर देन 14,500 स्कूल्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट की बात होती है। और फिर इनको दे विल बी, जो कि स्कूल्स मैनेज हो रहे हैं लाइक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज़, लोकल बॉडीज़, उसमें से कुछ स्कूल सिलेक्ट किए जाएंगे। फिर वहाँ पर क्या होगा, वो स्कूल्स प्रॉपर आप उनको दे विल बी डेवलप्ड और वो मेंटर स्कूल्स होंगे। फिर वो आसपास के जो स्कूल्स हैं ना इन देयर विसिनिटी, दे विल एक्ट एज अ मेंटर और उनको गाइड करेंगे, राइट। तो ये जो पूरी स्कीम है इसका ड्यूरेशन याद में रखना 2022-23 से 2026-2027 तक, 2026-23 तक। एंड इट एक बार जब आप कोई स्टैंडर्ड अचीव करते हो तो उसके बाद वो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप उसको मेंटेन करके रखो। तो वही है, आफ्टर जब स्कूल्स विल बी डेवलप्ड, सो डेवलप्ड इन द सेंस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उसमें डेवलपमेंट और होगी। सो आफ्टर इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स टू कंटिन्यू टू मेंटेन द बेंचमार्क दैट इज अचीव्ड बाय दीज स्कूल्स, राइट। तो यहाँ पर जैसे जो स्कूल सिलेक्ट किए जाएंगे
they will act as exemplar schools showcasing all the components of national education policy. फिर ये mentorship offer करेंगे to the other schools in their vicinity. मतलब वो होता है ना, हम कहीं से सीख के आए हैं फिर हम आके आपको सिखाएंगे, ऐसा. तो यहाँ पर they will be developed as green schools, environment फ्रेंडली एस्पेक्ट्स होंगे. शुरू से ही आप जो है आपका जिस होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाना, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना बेसिकली इन स्कूल्स के अंदर होगी. लर्निंग लर्नर सेंट्रिक, फ्लेक्सिबल, एन्जॉयबल, डिस्कवरी ओरिएंटेड, इस तरीके से फोकस होगा ऑन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी चाइल्ड. असेसमेंट होगा एट ऑल दी लेवल्स. जैसे अभी भी आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, यही तो होता है, हर लेवल पे आपकी असेसमेंट होगी, आपके लर्निंग आउटकम्स देखे जाएंगे एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रियल जो आपने सीखा, आपकी नॉलेज, उसकी एप्लीकेशन होगी इन दी रियल लाइफ सिचुएशंस. तो ये सब कुछ स्कूल्स में फोकस हो, और फिर उसके बाद जो आपका क्वालिटी इवैल्यूएशन भी होगा इन स्कूल्स का एट द रेगुलर इंटरवल्स, ताकि ये इंश्योर हो कि दे आर अप टू दैट डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड्स, राइट. तो ये यहाँ पर बात करी जा रही है. अब ये स्कीम कब लाई गई थी? बैक इन 2022 ना, जब देयर वाज टीचर्स डे, तो ये स्कीम आई थी. सो द स्कीम वॉज लॉन्च ऑन टीचर्स डे 2022 व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड दिस स्कीम. टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है, सबको पता है. द एसोसिएटेड पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद टीचर्स डे इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राइट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस स्कीम के बारे में पता होनी चाहिए थी. दैट इज़ पीएम श्री स्कूल्स. चलते हैं हमारी नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर. दैट इज़ मन्नामदुरई पॉटरी फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ये आप देख सकते हो तस्वीर. अर्नड जीआई टैग. तो तमिलनाडु में एक शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मन्नामदुरई इन दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इज़ नोन फॉर पॉटरी मेकिंग. आपके लिए आज होमवर्क है वैगई रिवर. क्यों? क्योंकि ये रिवर की जो क्ले है ना, दैट इज़ यूज फॉर द पोट्री. तो ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किसी की ट्रिब्यूटरी है, कौन सी स्टेट से बहती है, कहाँ जाके फाइनली ड्रेन्स, तो ये आपको बताना है. तो वैगई रिवर को आज आप जानोगे और इसको मैप में ज़रूर देखोगे, वो इम्पॉर्टेंट है. जी हाँ, रिवर्स को भी मैप में देखना चाहिए एक बार, ठीक है. तो ये ज़रूर देखना. और देखो, हर एक चीज़ में आपको स्किलिंग चाहिए. अब यहाँ पे भी जब पोट्री बनती है, कहीं भी पोर्ट मेकिंग हो, दैट रिक्वायर्स दैट एक्सपर्टीज़, क्योंकि बॉटम हैज़ टू बी परफेक्टली राउंड, मड क्ले कितने राइट प्रोपोर्शन में चाहिए, सैंड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज इन द डिस्ट्रिक्ट दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग द पोट्री, राइट. सो यहाँ से जीआई टैग मिला है. इस बार हमने बहुत सी लिस्ट कर ली है जिसमें हमने जीआई टैग्स वो प्रोडक्ट्स को देखा है. बनारस पान, बनारसी पान है ना. तो कोई भी चीज़ जो है जो उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ ओरिजिन से स्पेसिफिक है, वो क्वालिटीज़ वहाँ की पोजेस करती है. सो जीआई टैग एक तरीके का साइन है दैट इज़ यूज ऑन द प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेसेस द क्वालिटीज़. जैसे कहीं फूड स्टफ, कहीं की वाइन, कहीं के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कहीं के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. तो जीआई एक्ट ये देख लो, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 seeks to provide for better protection of the geographical indications relating to goods in India. ये GI टैग 10 साल के लिए वैलिड होता है, फिर इसके बाद आप इसको रीन्यू भी कर सकते हो. ठीक है, सॉर्टेड है. तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्या होता है GI टैग, और ये तो हम मतलब कर भी चुके हैं बहुत बार. अब चलते हैं हमारे आज के एडिटोरियल्स के ऊपर. एक आर्टिकल आज न्यूज़पेपर में आया है, दैट इज़ एम्बिग्विटीज़ इन दी न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ. तो ये आर्टिकल कहता है कि अभी करंटली क्या हो रहा है ना, महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन साइट, एंड हैविंग दिस प्लान टू बिल्ड 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, विच इज़ yes the world's biggest nuclear power generation site under construction है at present. लेकिन there are certain issues regarding this nuclear liability law of India, जिसकी वजह से चीज़ें अभी होल्ड पे हैं. क्या इशू है, क्या है ये न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ, व्हाट आर दी एम्बिग्यूटीज एसोसिएटेड, वो जानते हैं. हो सकता है कि जब ऐसी साइट्स होती हैं देयर कैन बी अ न्यूक्लियर डैमेज, कोई डिज़ास्टर हो सकता है. सो वी नीड टू मेक श्योर कि प्रॉपर कंपनसेशन जो है विक्टिम्स को दिया जाए. कौन देगा? द वन हु इज़ बेसिकली द यू कैन से ऑपरेटर, है ना, जो ऑपरेट कर रहा है वो देगा. तो यहाँ पर देर आर लॉज ऑन द सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी. हु इज लाइबल to ensure that compensation is available to the victims for nuclear damage?
जब इंटरनेशनली 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, देन उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन CSC अडॉप्ट किया गया था 1997 में। ये नाम ध्यान में रखना, CSC कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन 1997 में अडॉप्ट किया था, जिसका एम है ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ मिनिमम नेशनल कंपनसेशन अमाउंट। इसके आने के बाद इंडिया वॉज सिग्नेटरी टू इट और फिर इसको रेटिफिकेशन मिली, पार्लियामेंट रेटिफाइड बेसिकली दिस कन्वेंशन एंड इन लाइन विद दिस इंटरनेशनल कन्वेंशन इंडिया एनेक्टेड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 सो एज टू प्रोवाइड अ स्पीडी कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जिसमें जो ऑपरेटर होगा, जो ऑपरेट कर रहा था, विल गिव आउट इन केस ऑफ एनी डैमेज कॉज द अमाउंट विल बी 1500 करोड़। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो द डैमेज क्लेम्स इफ एक्सीड्स 1500 करोड़ से ज़्यादा, तो वहाँ पर गवर्नमेंट विल स्टेप इन एंड दे विल गिव अबाउट 2100 to 2300 करोड़। अब बात क्या आ रही है? बात यह है कि देखो, इंडिया में करंटली देयर आर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो CSC जिसकी मैंने अभी बात करी थी आपके साथ, जो CSC है दैट इज कन्वेंशन ऑन दिस सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, ये बेसिकली कहता है यहाँ पर कि एक्सक्लूसिवली ऑपरेटर इज लायबल। मतलब व्हाट अबाउट दैट सप्लायर, मतलब हो सकता है ना कल को कि जो सप्लायर है जिसने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दिए उसमें भी कोई इशू हो सकता है। ये इंडिया का भी पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में सेक्शन 10 के अंदर 2 कंडीशंस तो एडिड हैं कि कल को अगर सप्लायर की वजह से भी कोई इशू होता है तो अगर सप्लायर एग्री करे और सप्लायर इन कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि हाँ हम दोनों मिल के लाइक वी बोथ वर देयर कॉन्ट्रैक्ट और टू, तो एक चीज इट वॉज इंक्लूडेड। एंड सेकेंड थिंग इज इफ देयर इज एन एक्ट और ओमिशन डन विद इंटेंट टू कॉज द डैमेज, ये है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि सप्लायर से जो टूल्स आए, जो इक्विपमेंट्स आए, वो फॉल्ट इक्विपमेंट्स थे। तो इंडिया क्या किया ना, इंडिया गोज बियॉन्ड दीज 2 कंडीशंस एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक कंसेप्ट आया ऑफ सप्लायर की लाइबिलिटी, जहाँ पे बिल्कुल सही है कि ऑपरेटर इज लाइबल, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सप्लायर इज ऑल्सो लाइबल। तो इंडिया बेस्ड ऑन कि हम वो भुक्तभोगी हैं, जब हमने ये भोपाल गैस ट्रेजेडी देखी थी, ट्रेजेडी 1984 के अंदर, उसके बाद इस एक्ट के अंदर वी हैव सीन एक सेक्शन 17B क्लॉज B है जो कि कहता है कि न्यूक्लियर इंसिडेंट हैज़ रिजल्टेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट ऑफ सप्लायर, तो वो भी कंपनसेशन जो है वो शेयर ऑफ कंपनसेशन देंगे। ये एक एम्बिग्यूटी ला रहा है अभी जो चीज़ें होल्ड पे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई फॉरेन सप्लायर हो जो आपके प्रोजेक्ट में लगा है, साथ में टूल्स दे रहा है आपको, बाहर से इक्विपमेंट्स आ रहे हैं आपके, तो वो उनका ये कहना है कि ये जो लॉ है इट इज़ वेरी, मतलब इट हैज़ बिन वेरी फॉर दोज ऑफ फॉरेन सप्लायर्स, बिकॉज यहाँ पे सप्लायर्स कैन बी आस्क्ड टू पे द डैमेजेस, राइट। तो ये उनका ये ऑब्वियसली, तो यहाँ पर सप्लायर की लाइबिलिटी का जो क्लॉज है इट बिकम्स एन इशूज इन द न्यूक्लियर डील्स। तो ये आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है। आपको पूरा जो आर्टिकल मैंने बताया, इसमें एक्ट्स बताए हैं, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की और इंडिया का स्टैंड एंड द वे अहेड। आप सबको पता होगा वर्चुअल डिजिटल, यहाँ पे बेसिकली देखो सिंपल वर्ड, पहले तो आपको इंडिया का स्टैंड जानने से पहले वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और उससे पहले की बैकग्राउंड थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, है ना। तो पहले वो जान लेते हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक क्रिप्टो करेंसी, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का एम्बिट बढ़ाते हुए यहाँ पर उनको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया है। नाउ दे आर अंडर द एम्बिट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये आर्टिकल क्या कहता है कि देखो नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब नई टेक्नोलॉजीज़ के आने से वी ऑल्सो आर बेनिफिटेड, एडवांसमेंट होती है सोसाइटी के अंदर, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर कैन बी इश्यूज जिसके चलते कुछ जैसे लॉ आ गया टू प्रोहिबिट दैट, टू लिमिट दैट, तो लॉज आर क्रिएटेड, लेकिन it is important to remember that we need to find a balance between एक तो protecting the people, limiting it, the technology, and at the same point of time allowing the progress to take place, innovation to occur with the help of that technology.
एंड इंडिया का स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस, मतलब इंडिया इज प्रॉपरली बैलेंसिंग दैट विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी हमने अंडर द एम्बिट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग माने तो, मनी लॉन्ड्रिंग बोले तो मनी लॉन्ड्रिंग जहाँ पर आप इलीगल एक्टिविटी से यू आर मेकिंग द मनी, आप फिर टैक्स पे नहीं कर रहे हो और फिर आप क्या कर रहे हो, मतलब आप उस पैसे को दिखा रहे हो ना, जैसे कि आपने आपका कुछ मनी इलीगल मनी है, टैक्स पे नहीं किया हुआ है, सोर्स नहीं पता है, तो क्या होता है यहाँ पर, इट इन्वॉल्व्स लाइक टेकिंग द मनी दैट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी मीन्स, एनी फ्रॉड, एंड you make it appear as it is obtained from the legal means। कैसे, मतलब through various series of transactions and investment it becomes difficult to trace its origin back to the illegal source, और फिर ये पैसा ये टेरर फाइनेंसिंग में जा रहा है या क्या है, we never know that। तो इसके लिए प्रॉपर मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया। अब वर्चुअल जो डिजिटल एसेट्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज, एंड इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग टू रेगुलेट दैट इन द रिसेंट ईयर, सबको पता है, बस आपको ना सुनना है, अभी जो मैं बोल रही हूँ ना सब ध्यान से सुनते जाओ, चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो है इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के में इस केस में इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग, क्योंकि कोई सॉलिडली रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना उसके लिए, अब गवर्नमेंट बैक नहीं है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन से क्राइम में, टेरर फाइनेंसिंग में, वी नेवर नो, बहुत ज़रूरी था उसको रेगुलेट करें। हमने टैक्स भी लाया जिसमें हमने 30% टैक्स लगाया इस पे, है ना, तो फिर हमने एक स्टेप लिया, हमने इसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर रखा। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था राइज, तो ये डिसीजन जो है इट वाज मैंडेटरी टू ब्रिंग ऑल द ट्रेड जो हो रहा है इन द वर्चुअल डिजिटल एसेट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट। सो स्टेप्स आर ऑल्सो टेकन एट दी ग्लोबल लेवल ऑल्सो, वो भी बताऊंगी। तो इंडिया का एक अप्रोच रही, ऑब्वियसली वी आर गोइंग वेल, आर्टिकल में मेंशन है बैलेंस्ड अप्रोच इंडिया ले रहा है टू रेगुलेट दी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। हमने इसको इस एक्ट के एम्बिट में लाया, बेसिकली द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बीच में जो एक्सचेंज होगा, तो इन सब से क्या होगा, कंट्रोल ओवर दी डिजिटल एसेट्स, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब और क्या है इसके अंदर आया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म जो हैं जहाँ पर दीज एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट, उनको रजिस्टर करना रहेगा विद द रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। तो ये एक बेसिकली नेशनल एजेंसी है टू स्ट्रेंथन द इंडियाज एफर्ट्स अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो उससे पहले आप पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए ना। रिपोर्टिंग एंटिटी प्लेटफॉर्म जो हैं उनको दे आर नाउ मैंडेटेड टू इम्प्लीमेंट नो योर कस्टमर, रिकॉर्ड, मॉनिटर ऑल दी ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट टू दी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इससे क्या होगा, इससे कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होगी वो डिटेक्ट हो जाएगी। ये एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पर ये रूल्स एप्लीकेबल भी हैं जैसे अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो इससे जो वर्चुअल डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म्स हैं दे विल अंडर दिस एम्बिट, एंड इस फ्रेमवर्क से चीज़ें मॉनिटर हो पाएंगी एंड यू कैन टेक द एक्शंस अगेंस्ट द माल प्रैक्टिसेस, राइट। सो इट गोज अ लॉन्ग वे इन मेकिंग द वर्चुअल डिजिटल एसेट सेक्टर और ज़्यादा ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट होगा। अब गवर्नमेंट की नज़र होगी, नो योर कस्टमर, पूरे सब कुछ यू सी है दी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर अगर आपको रिपोर्ट करना है तो पहले आप सब चीज़ें जो भी मॉनिटर करोगे ना सारी ट्रांजैक्शंस को, जब ये होगा तो गवर्नमेंट विल हैव मोर ओवरसाइट ऑन दी वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस। अब आर्टिकल कहता है चीज़ें बहुत सही चल रही हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आर्टिकल में मेंशन्ड है कि देखो सब ठीक चल रहा है, अभी ना एक चीज़ करते हैं कि वो जो आपने टैक्स रेट 30% किया हुआ था ना उसको अब हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि देखो लेट्स अस रिकंसीडर द टैक्स ट्रीटमेंट, making sure कि it will help in further like consumers in other investments and talent also, and it will also dent the grey economy for the virtual digital assets। तो यहाँ पर ये टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब there can be an opportunity to bring the virtual digital asset taxes on par with the other asset classes, जो दूसरे asset classes पे जो टैक्स लग रहा है, bring it to that level। और आप G20 प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। कंक्लूजन में आर्टिकल कह रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइंस को लेके जापान, साउथ कोरिया एंड यूरोप में अभी रिसेंटली एक रेगुलेशन लाया गया, मार्केट्स इन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन यूरोपियन पार्लियामेंट ने पास किया। इट इज़
ऑल टू लाइसेंस दीज सर्विस प्रोवाइडर्स। और इंडिया का स्टेप मतलब इट इज़ इन राइट डायरेक्शन, और अभी इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है, सो इंडिया कैन टेक ऑल द क्रिटिकल डिस्कशंस देयर ऑन द ग्लोबल फ्रेमवर्क एंड फॉर दीज एसेट्स ओनली, राइट। सो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी गोइंग फॉरवर्ड विद अ प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और इंडियाज़ इनोवेशन इकोनॉमी में definitely you will establish India's virtual digital asset leadership also India की होगी, and using this G20 platform you can basically take these discussions forward, and it is an opportunity to consider the other steps also taken by the G20 nations. So global coordination हो जाएगी, and where you can talk about like greater oversight on these digital assets, right? It will provide much needed assurance every day. और यहाँ पर G20 प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी इंडिया के पास प्रेसिडेंसी भी है G20 की, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल। अगला आर्टिकल है दैट इज थर्ड जनरेशन वेब इज अबाउट पब्लिक गुड। वेब 1.0, 2.0, 3.0, 3.0। तो यहाँ पर मैं आपको अगर सिंपल तरीके से समझा दूँ तो आपके लिए पूरा आर्टिकल जो है बहुत आसान हो जाएगा। पहले देखो क्या होता था, वेब 1 पहले इंटरनेट टाइम पे हम लोग रीड कर सकते थे सिर्फ, इसका एग्जांपल दूंगी अभी मैं आपको। फिर अभी हम आज के टाइम पे वी कैन रीड राइट ऑल्सो, लाइक आप देखो इंटरेक्शंस होती हैं दैट कम इन टू प्ले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आप फेसबुक यूज़ करते हो, कमेंटिंग होती है, लाइक कर सकते हो, तो मैं बेसिकली नाउ यू आर इंटरेक्टिंग। और आपका जो डाटा है वो सेंट्रलाइज है अब आज के टाइम पे। फेसबुक है, उनके पास आपका डाटा है, फेसबुक ओनर है उस डाटा का, है ना। एंड फेसबुक इज़ ए इंटरमीडिएरी, जब जहाँ फिर आप कमेंट कर रहे हो, जिसके पास डाटा है वो कुछ भी कर सकता है। बोलते हैं आपका डाटा सेफ है, बट यू नेवर नो कि आपका डाटा कहाँ यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, वो अलग बातें हैं। बट कहने का मतलब है आपका डाटा किसी और के पास है, और जिसके पास डाटा है उसके पास होना है इस टाइम पे, राइट। चांदी है। तो अब फिर आज का टाइम आ रहा है, नाउ वी आर मूविंग टू वेब थर्ड जनरेशन, जहाँ चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो रही हैं। आपका डाटा, पहले वो ओनर थे आपके डाटा के, नाउ यू आर द ओनर ऑफ योर ओन डाटा, राइट। आप किसी को डाटा चाहिए तो आपका डाटा है वो आप दोगे उनको, राइट। तो टेक स्पेस में बहुत सी एडवांसमेंट यहाँ पर हो रही है, एंड यू आर कंबाइनिंग इट विद ऑग्यूमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, IoT, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ जाती है, देन कम्स द वेब 3.0। अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से वापस से रिवाइज कराते हैं वेब 1, 2 और 3.0 को। सिंपल सी बात समझने के लिए एक इमेजिन करो, एक लाइब्रेरी है विद बुक्स एंड मैगजीन्स एज द इंटरनेट। सो इमेजिन करो, इमेजिन अ लाइब्रेरी विद बुक्स एंड मैगजीन्स एज इंटरनेट। अब क्या होगा, पहले पास में चलते हैं। इन द पास्ट वी यूज टू गो टू द लाइब्रेरी टू फाइंड द बुक एंड मैगजीन्स। दिस इज जस्ट लाइक हाउ वी यूज टू ब्राउज द इंटरनेट फॉर आर इंफॉर्मेशन। ये है इंटरनेट का फर्स्ट फेज, दैट इज वेब 1.0। अब इंटरनेट इवॉल्व हुआ, वेब 2.0 आया। अब इमेजिन वही सेम लाइब्रेरी है, लेकिन अब क्या है, वहाँ पर कंप्यूटर्स हैं, पीपल कैन क्रिएट द बुक, दे कैन एडिट द बुक, दे कैन शेयर देयर बुक। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, दैट इज सिमिलर टू वेब 2.0, जहाँ पर अब एक प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक हो गया, वे पीपल कैन क्रिएट, शेयर देयर कंटेंट, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग्स, वीडियोज़, है ना। और आपका डाटा भी सेंट्रलाइज हो गया है किसी एक के पास, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। अब सोचो वेब 3.0 में एक लाइब्रेरी है जहां पर बुक्स एंड मैगजीन्स आर नॉट जस्ट रिटन बाय द पीपल, दे आर ऑल्सो इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, राइट। सो इमेजिन इफ अ बुक कुड टॉक टू ईच अदर एंड शेयर द इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली। ये है वेब 3.0, जहां पर एम इज टू बाय क्रिएटिंग मोर इंटेलिजेंट एंड इंटरकनेक्टेड वेब, कम्युनिकेशंस हो सीमलेसली। अब समझ आया, ये है वेब 3.0। तो वेब 3 अब क्या है, डिसेंट्रलाइज, प्रिवेसी ओरिएंटेड, ब्लॉकचेन ड्रिवन, और इंडिया का जो विजन है टू रियलाइज $1.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो ये जो थर्ड जनरेशन वेब है विल बी क्रूशियल फॉर दैट ऑल्सो। तो डिसेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज सिस्टम हो गया, ओवरकम द डेटा स्टोरेज बैरियर, वेब 3, एंड वेब 3 प्लेटफॉर्म्स वुड सर्व टू रेज द एफिशिएंसी ऑफ पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस। अभी मैंने बात करी ना, कम्युनिकेशन सीमलेसली हो गया। इंडिया को कैसे बेनिफिट मिलेगा, वेब 3 से डिजिटल टोकन्स मिंटेड बाय दीज प्लेटफॉर्म्स ये हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर, देखो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है,
अच्छे से अच्छे इनोवेशंस हो रहे हैं, तो लेकिन बहुत से इनोवेशंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से प्रोटेक्टेड नहीं है. सो दीज डिजिटल टोकन्स वुड एनेबल आवर हैंडक्राफ्ट एंटरप्राइजेस टू सिक्योर देयर इनोवेशंस. और जैसे हमारी योजना होती है अटल भूजल योजना, इसका डाटा है कितना ग्राउंड वाटर यूटिलाइज हुआ है, एक्विफायर कंटामिनेशन, ये डाटा पड़ा है. इसकी डाटा की एनालिटिक्स अगर हम करें एट द कम्युनिटी लेवल, वो बेसिकली वो हो नहीं रही है, दैट इज अनटैप्ड. वो ओवरकम हो सकती है बाय दी वेब 3.0 एनालिटिक्स सिस्टम. फ्लड्स को लेके अर्ली वार्निंग सिस्टम और ज़्यादा इंप्रूव होंगे बिकॉज ऑफ द डाटा एनालिटिक फैसिलिटी बीइंग ऑब्टेन्ड. सो ओवरऑल इंडिया हैज़ बीन रैपिडली एक्सपेंडिंग द पूल ऑफ दिस डेटा एनालिटिक्स, और ये रूरल कम्युनिटीज़ को भी बहुत हेल्प करेगा. तो ऐसी स्ट्रैटेजी जो है अगर आप कंबाइन कर रहे हो एंड एक नेचुरल प्रोग्रेशन इट विल बी फॉर द इंडिया टू क्राफ्ट दिस थर्ड जनरेशन वेब स्ट्रैटेजी. और टेक स्पेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है दे आर प्लेइंग, राइट. सो दिस वॉज आई थिंक आपको वेब 1.0, 2.0, 3.0 क्लियर हो जाना चाहिए, बेसिक क्लियर हो जाने चाहिए, और इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है. वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड लक, गुड विशेस.